नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। भीलवाड़ा के 70 वार्डों में होगा सहस्त्र धारा अभिषेक। नगर निगम महापौर करेंगे विशेष आयोजन। नाड़ी में डूबने से एक ही परिवार के 4 मासूमों की दर्दनाक मौत। उदयपुर के विद्या फॉरेस्ट स्कूल में हुआ हवन व पूजा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुए विविध अनुष्ठान। गुरु आश्रमों में चरण वंदन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। गुरु दर्शन और आशीष पाकर धन्य हुए अनुयायी। बासनपीर छतरी विवाद, गांव पुलिस छावनी में तब्दील। जैसलमेर में रियासतकालीन छतरी के निर्माण का मामला। कोटा में युवा मित्रों का अर्धनग्न प्रदर्शन, रोजगार बहाली की मांग। जैसलमेर के नाचना में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। कनिष्ठ अभियंता और प्राइवेट व्यक्ति 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। 90,000 लूट और मारपीट के मामले में 25,000 का इनामी बदमाश सुरेंद्र उर्फ बबला गिरफ्तार। करौली के भीड़ों से पुलिस ने दबोचा, लल्लू शूटर गैंग का सक्रिय सदस्य है आरोपी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा। गुरु पूर्णिमा पर संतों का सम्मान, मंदिरों में दर्शन किए। अवैध खनन से परेशान ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स होगी रिलीज। परिवार की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। जादू टोने से पैसे डबल करने का झांसा देकर लाखों के जेवर ठगे, एक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में नगर निगम महापौर राकेश पाठक द्वारा अनूठा आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम के सभी 70 वार्डों में सहस्त्र धारा अभिषेक का अनुष्ठान होगा। इस धार्मिक आयोजन का शुभारंभ श्रावण मास की शुरुआत 11 जुलाई शुक्रवार से वार्ड संख्या 62 व 63 से किया जाएगा। प्रत्येक आयोजन में विभिन्न संगठनों एवं जनप्रतिनिधि की उपस्थिति रहेगी। अभिषेक में स्थानीय क्षेत्रवासी जोड़े सहित अपनी सहभागिता दर्ज करेंगे। शहर के 5 प्रमुख पंडितों द्वारा यह श्रावण मास कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। महापौर पाठक की पहल पर नगर निगम द्वारा पहली बार आयोजित किए जा रहे इस विशिष्ट महाआयोजन को लेकर निगम परिवार सभी वार्ड वासियों में भी उत्साह का माहौल है। इस आयोजन की शुरुआत सांसद दामोदर अग्रवाल व जिला अध्यक्ष मेवाड़ा द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले मैं भीलवाड़ा शहर के वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और साथ ही आग्रह करता हूं कि भीलवाड़ा में आने वाले जो श्रावण मास है उसमें हम जो हमारे महादेव जी का प्रिय मास माना जाता है, शिव जी का प्रिय मास माना जाता है, उसके अंदर भीलवाड़ा शहर के प्रत्येक वार्ड में एक सहस्त्र धारा का अभिषेक हम करने जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 70 वार्ड, 70 मंदिर और 70 सहस्त्र धारा का अभिषेक, जिसमें भीलवाड़ा शहर के प्रख्यात पंडित उस समारोह में रहेंगे और प्रत्येक वार्ड की जनता जोड़े के सहित उस अभिषेक में भाग लेगी और भीलवाड़ा शहर की खुशहाली की कामना करेंगे। ये इससे पहले भी कोई आपने अभिषेक वार्डों में करवाया क्या? नहीं, मैं मेरे निजी जीवन में पिछले 27 साल से श्रावण मास के प्रत्येक दिन अभिषेक करता हूँ और मैं जो अपनी आत्मिक संतुष्टि मानता हूँ उसको पूरे भीलवाड़ा शहर के साथ बांटना चाहता हूँ। शहर में प्रत्येक वार्ड में एक बहुत ही भव्य सहस्त्रधारा का अभिषेक हम करने जा रहे हैं। परमाणु नगरी पोखरण में बुधवार शाम को एक हृदय विदारक घटना में एक ही परिवार के 4 बच्चों की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल छा गया है। जानकारी के अनुसार पोखरण के नई मगोलाई गांव के पास बनी एक नाड़ी में खेलने के दौरान 4 मासूम गहरे पानी में डूब गए। मृतकों की पहचान हजूर खान के बच्चों अहमद, मोहम्मद, रिजवाना और शहनाज के रूप में हुई है। बच्चे जब काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने नाड़ी में बच्चों के शव तैरते हुए देखे।
जिसके बाद उन्हें तुरंत पोखरण के जिला अस्पताल लाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने चारों मासूमों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद हजूर खान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार और एसडीएम पोखरण अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली। पोखरण पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है और आवश्यक चिकित्सकीय कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में स्कूल, कॉलेज सहित कई जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में गुरुकुल पद्धति पर संचालित श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल में हवन पूजन के साथ ही विद्यारंभ संस्कार किया गया। स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों ने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर स्कूली सफर की शुरुआत की। यह स्कूल उदयपुर शहर के ढीकली स्थित प्राचीन सैंगरा धुनी आश्रम में संचालित होता है। यहाँ साध्वी भुवनेश्वरी व्यास द्वारा स्कूल को गुरु परंपरा द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ बच्चों को रोजाना हिंदू संस्कार, वेद ज्ञान के साथ ही सरकार द्वारा संचालित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। स्कूल में एक कक्षा में 10 बच्चों से ज्यादा नहीं लिए जाते। साध्वी भुवनेश्वरी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु परंपरा भगवान शिव से आरंभ होती है। इसी तरह स्कूल में विद्यारंभ संस्कार हुआ और बच्चों ने गुरु परंपरा का निर्वहन किया। बताइए गुरु पूर्णिमा पर क्या हो रहा है? शिवोहर, मेरा नाम कल्याणी है। सबसे पहले इधर गुरुपीठ की पूजन होगी, उसके बाद जितने भी सदस्य हैं उन सबको गुरु दीक्षा मिलेगी। उसके बाद ये पूरे शाम तक चलेगा और फिर सब पूरा रहना फंक्शन खत्म हो जाएगा। आप एक श्लोक बोल रहे थे अभी, वो कौन सा श्लोक था, किस तरह से? सबसे पहले हमने रुद्राभिषेक बोला, उसके बाद हमने गणपति अथर्वशीष बोला। जी, आपका नाम बताइए और स्कूल में आपके कौन पढ़ते हैं, यहाँ पर कौन बच्चे पढ़ते हैं और किस तरह से गुरु पूर्णिमा पर आज कार्यक्रम हो रहे हैं और क्या समझते हैं? मेरा नाम पूर्णिमा है और मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, साहाना और मानवी। एक सीनियर केजी में है, एक नर्सरी में है। इस स्कूल में आज गुरु पूर्णिमा बहुत उत्साह से मनाई जा रही है और दोनों बच्चे बहुत प्रसन्नता से गुरु माँ के दर्शन करने आए हैं। क्या समझते हैं गुरु पूर्णिमा पर क्या होता है, क्यों मनाई जाती है सब कुछ? गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु जीवन को पार लगा देता है, इसीलिए गुरु का सर्वोपरि स्थान होता है। यही माना जाता है और यही मान्यता को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए बच्चों को स्कूल में डाला है और वो गुरु माँ को बहुत मानते हैं और वो दोनों उनकी प्रिय है। के पवन अवसर पर किस तरह से स्कूल में आयोजन किया जा रहा है और इसका क्या महत्व रहता है? गुरु पूर्णिमा पे क्योंकि ये स्कूल एक आश्रम द्वारा संचालित होता है तो यहाँ पे गुरु परंपरा का पूजन होता है। जब गुरु पूर्णिमा पे हम पूजन करते हैं तो हम गुरु परंपरा करते हैं जो भगवान शिव से आरंभ होती है। दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव से आरंभ होती है। वेद व्यास जी, दत्तात्रेय जी, आदि गुरु शंकराचार्य। हमारे यहाँ पे गुरु कोई व्यक्ति ना होकर गुरु सत्ता है, गुरु तत्व है। और जितने भी संत हैं जो हमारे आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, वो उसी गुरु सत्ता का, भगवान सदाशिव के ज्ञान परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उन सब का पूजन, ऋषियों के स्मरण, ऋषियों का पूजन और वेद मंत्रों का और वेद ग्रंथों का पूजन, इसके साथ में गुरु परंपरा यहाँ पे पूरी पूजी जाती है। और उनके प्रति समर्पण के लिए देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुकाने के हम प्रतिज्ञा लेते हैं। ये गुरु परंपरा यहाँ पे इस ढंग से कह सकते हैं कि बनाई जाती है। और स्कूल में क्या होगा आज, किस तरह से कार्यक्रम होंगे? आज तो विद्यारंभ संस्कार होगा, बच्चे वेद पूजन करेंगे और हमारी गुरु परंपरा का पूजन करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करेंगे। भरतपुर के जनाना अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की घोर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 2 नवजात शिशुओं की अदला बदली कर उनके जीवन को खतरे में डाल दिया गया। इस घटना के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सांस लेने में तकलीफ के चलते जिस नवजात बच्ची को बेहतर उपचार के लिए जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर किया जाना था, उसकी जगह गलती से एक दूसरे नवजात शिशु लड़का को उसकी मां के साथ जयपुर भेज दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे भरतपुर के जनाना अस्पताल में ही उपचार के अभाव में जिंदगी और मौत के संघर्ष करती रही। मिली जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को जन्मी प्रियंका की बच्ची को बुधवार को सांस लेने में कठिनाई के कारण जनाना अस्पताल के NICU वार्ड में भर्ती किया गया था।
देर रात उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन एनआईसीयू के तैनात कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 19 जून को नदबई निवासी छोटेलाल की पत्नी डोली की कोख से जन्मे उसके बेटे को प्रियंका के परिजनों को सौंप दिया गया। जिस नवजात बच्ची को जयपुर भेजा जाना था वह भरतपुर के अस्पताल में ही पड़ी रही। इस गंभीर चूक का खुलासा तब हुआ जब कई घंटों के बाद जयपुर पहुंचकर प्रियंका ने अपनी नवजात बेटी का डायपर बदला और देखा कि उसे बेटी की जगह बेटा थमा दिया है। इसी बीच जब डोली ने भी अपने नवजात बेटे का डायपर बदलना चाहा तो वह भी यह देखकर सन्न रह गई कि उसके सामने उसका बेटा नहीं बल्कि किसी दूसरे की बेटी है। मामला सामने आने के बाद जनाना अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। अस्पताल प्रशासन ने आनंद फानन में डोली और उसके बेटे को भी देर रात जयपुर के जेके लोन अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने इस गंभीर लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। इसमें 2 बच्चे एडमिट थे और दोनों बच्चे पीटम थे जिनको कुछ सांस लेने में दिक्कतें थी, तो इसकी वजह से इनको दोनों को ही रेफ़र किया जाना था। एक बच्चे को पहले रेफ़र किया और उसके बाद दूसरे बच्चे को रेफ़र किया। जयपुर से जो टीम इलाज कर रही है जयपुर में, उनसे मेरी बात हो गई है। दोनों बच्चों की हालत स्थिर है और वहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जो ये मामला सामने आया है उसकी हम जानकारी कर रहे हैं और इसके बाद ये कागज स्टाफ की गलती रही है, जब हमारी गलती नहीं है। मतलब बच्चा हमने लड़की एडमिट करवाई, हमारी राय पर लड़की होनी चाहिए, तो जिनने उठा के नहीं दे दी, देखिए इतना ही कि लड़की है कि लड़का है। तो जयपुर जाके पता पड़ी है। फिर के बाद हमारे लड़का ने फोन करो कि मम्मी ऐसे बात है। फिर हमने यहाँ हंगामा करो कि भैया हमारी बच्ची का छुए हो तो हम नहीं छोड़ेंगे। जब हमारी बच्ची को कागज रेफर करिए तो हमारी बच्ची पहुँचनी चाहिए हालत में। तो रात को फिर हम 8 बजे लेके गए बा, फिर हम 2 बजे जाके भर्ती कराई है वो, फिर हम सुबह 5 बजे लौट गए। कब डिलीवरी? आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे आए यहाँ पे? यहाँ पे कागज माँ पियर वारिन के द्वारा आए, पियर में ही लड़की तो माता तबीयत खराब है तो माते जी आई है, फिर हम अपने माते आए अजमेर आते, तो यहाँ डिलीवरी ऐसे हुई है। अब डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, अब FIR कराओगे, शिकायत करोगे इनकी? अब देखो तुम्हारी मर्जी है, जा चीज हमने कैसे। हम 20 तारीख को यहाँ पे आए थे किराना हॉस्पिटल भरतपुर में, और हमारा लाला हुआ था पैर वाला सतमासा, और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला थी कि इसकी सांस लेने में दिक्कत है, और वो बच्चा ICU में भर्ती कर ले गया था ऊपर। फिर 5-6 दिन उसका ट्रीटमेंट चला था। फिर डॉक्टर साहब ने बोल रहे थे कि बच्चे को अभी तो देंगे नहीं, बच्चा आपका ठीक होगा उसके बाद ही देंगे। फिर डॉक्टर साहब बोले, फिर वाइफ को छुट्टी कर दी थी, डिस्चार्ज टिकट वाली दे रही थी। फिर हमने उसको वाइफ को नदवे ले गए थे, फिर हम वाइफ को 30 तारीख को नदवे से लेके आए थे। फिर उसके लिए बच्चों दूध पिलाने डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपकी वाइफ को लेके आओ, बच्चे लिए दूध पिलाना है। फिर हम उसको लेके आए थे, वाइफ को लेके आए थे। फिर उसके बाद कल हमने डायपर चेंज किया था, तो उसके टाइम पे देखा तो लड़की थी, उसे ICU नीचे देखा तो 2 थे वो, तो उसमें से एक ही हमारा मिला। एक वहाँ पे 2 बच्चे शिफ्ट थे, तो हमारा खुद का ही वो लड़की मिली थी। उसके हमने उसके तुरंत ही उसकी सूचना NIC वाले जो मालिक थे उन लोग के लिए बताई थी। वजह ऐसी बात है, वो कह रहे थे कि ऐसा हो नहीं सकता है। मेरी की बात ये सत्य है। फिर वे हमारे संग ICU गए थे, वहाँ पे देखा तो वास्तव में भी बात सत्य थी। और फिर डॉक्टर साहब ने तुरंत उस पास दिल्ली कॉल किया था जयपुर। हमारा बच्चा जब तक जयपुर में एडमिट कर दिया, समय कम से कम 6 बजे की बात है, 6:30 बजे के आसपास की बात है। तो वहाँ पे हमारा भर्ती कर दिया गया था, और मुझको यहाँ से ले गए थे कि आपके बच्चे को वहाँ से ले आएंगे, इसके बच्चे ले आएंगे, और वहाँ पे इनकी लाली को वहाँ से ले गए थे। जैसलमेर के बासनपीर गांव में रियासतकालीन छतरी के निर्माण को लेकर 1 साल से चला आ रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह एक बार फिर छतरी निर्माण के दौरान समुदाय विशेष के ग्रामीणों द्वारा पथराव किया गया, जिसमें एक युवक गणपत सिंह नोडियाला घायल हो गया। उसे जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। यह विवाद तब घर आया जब 1 साल पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने जैसलमेर के रियासतकालीन जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और पालीवाल जी की छतरी को ध्वस्त कर दिया था। समाज के गणमान्य व्यक्तियों और पुलिस की समझाइश के बाद हाल ही में छतरियों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। बुधवार को निर्माण कार्य के दौरान ही पुरुषों, महिलाओं और छोटे बच्चों सहित ग्रामीणों ने निर्माण कर रहे लोगों पर पथराव शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल बासिनपीर गांव पहुंचा और पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस के पहुंचने पर पथराव करने वाले लोग अपने घरों में दुबक गए।
हालांकि गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने फिर से पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इसी दौरान गणपत सिंह नोडियाला के सिर पर पत्थर लगने से वह घायल हो गया। 2019 में असामाजिक तत्वों द्वारा जैसलमेर रियासत काल के समय लड़ा गया युद्ध जैसलमेर और बीकानेर दरबार के मध्य, उस समय उस युद्ध में रामचंद्र जी सोडा जो जैसलमेर की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनकी और हदूद जी पालीवाल की ऐसी दो छत्रियां उस समय के महाराजा गज सिंह जी ने आज से लगभग 200 साल पहले भाषणपीर युद्ध की यादाश्त में और उन वीरों को रामचंद्र जी ने जो वीर गति प्राप्त हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए महाराजा साहब ने उनकी याद में वहाँ स्मारक का निर्माण करवाया था। उसी स्मारक को ऐसे ही जो जिन लोगों ने आज आतंक मचाया, ऐसे आतंक मचा करके 2019 में उन लोगों ने जेसीबी के द्वारा उस दोनों स्मारकों को हदूद जी और रामचंद्र जी सोडा के स्मारक को तोड़ा गया था। उसी समय पूरे जैसलमेर जिले में आंदोलन हुआ था, हिंदू समाज आक्रोशित हुआ और पूरा आंदोलन किया था, लेकिन उस समय राजनीतिक तुष्टीकरण, राजनीतिक क्षय के कारण वापिस न ही उन मुस्लिमों को पकड़ा और न ही उन स्मारकों का वापस पुनः निर्माण करने दिया। पिछले 5 साल से जूझार धरोहर संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन प्रशासन ने हमको वहां पर हमारे ही पूर्वजों के स्मारक को बनाने नहीं दिया, जो पहले से बने हुए थे, जो इन्होंने तोड़े थे। उसी को बनाने के लिए हम लोग वापस 30 तारीख को प्रशासन से बातचीत करके एसडीएम डिप्टी साहब इनकी उपस्थिति में बातचीत हुई, गांव के भी कुछ मौजूद लोग आए, लिखित में एक बंद पत्र तैयार हुआ। जो दरबार साहब की जमीन है, दरबार साहब की अपनी उन्होंने अनुमति भी दी कि हम वहां पर छतरियों का वापस निर्माण कर रहे हैं। पिछले 30 तारीख से कार्य चल रहा था, अभी पिछले 2-3 दिन से उन लोगों ने वापिस, उन विधर्मियों ने, असामाजिक तत्वों ने वापिस उसमें खलल डालने की कोशिश की। पिछले 2 दिन से हम वापिस प्रशासन से बातचीत भी कर रहे थे कि ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, वापिस छतरियों निर्माण में बाधा डाल रहे हैं। आज सुबह हम जब वहाँ मौके पर 9:30 सवा 9 बजे पहुंचे तो पुलिस का जाब्ता भी पर्याप्त मात्रा में था। हमको भी कहा कि आप 10-15 मिनट रुको, फिर आराम से काम चालू कर सकते हो। हमने पुलिस प्रशासन से पूछ करके और काम लगभग 10 बजे हमने काम को प्रारंभ किया। तभी उन महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे जो एक बहुत प्लानिंग के रूप में वहां आते हैं, और हमने पुलिस को बार बार आगाह किया, वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, पूरे वीडियोज है। हमने पुलिस को कहा, लेकिन हमारा रोष है, पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा मूक दर्शक पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी वहां पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार भी उपस्थित थे, लेकिन तहसीलदार और प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के बीच में समन्वय की कमी के कारण आज हम सबको वहां मात खानी पड़ी। बहुत बिना फालतू जो हम हमारे पूर्वजों का स्मारक बनाने के लिए गए थे, उनको प्रशासन की मौजूदगी में उन लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी भी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिसमें हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई है। उस भाषण पीर के कुछ लोग हैं, अब नाम तो आप जानते नहीं है क्योंकि हम बाकी है सब मुस्लिम थे, महिलाएं थी, बच्चे थे छोटे छोटे, जिनका पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी है, पुलिस के पास भी पर्याप्त मात्रा में है। पर्याप्त सुबह से आधा घंटा पहले महिलाएं उधर गांव से निकलती है और छतरियों की तरफ बढ़ती है। हमने प्रशासन को आगाह भी किया कि ये बढ़ रही है, आप उनको रोकिए, नहीं तो बिना फालतू का माहौल बिगड़ेगा। हाँ, हम जमशेर खान करके एक था जो उनका नेतृत्व कर रहा था, बाकी सब लोग थे, तो पहले महिलाएं, फिर बच्चे और फिर बड़े बुजुर्ग भी आए, सब लोग आए, और उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए इस प्रकार का दहशत का वातावरण जैसलमेर में बनाने की कोशिश इन लोगों के द्वारा की जा रही है। प्रशासन की सह हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रशासन आज के इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन पूरा मूक दर्शक बना हुआ था। इसका पूरा वीडियो फुटेज आपको सोशल मीडिया पर हमारे पास भी उपलब्ध है। हमने प्रशासन से आग्रह किया, हमारी तरफ से कोई उत्तेजना पूर्ण शब्द, एक भी पत्थर वापिस सामने नहीं चला, और प्रशासन से बार बार हम कहते रहे आप लोग क्या कर रहे हो, तो पुलिस प्रशासन तहसीलदार पर डाल रहा था और तहसीलदार पुलिस प्रशासन के ऊपर डाल रहा था। उन सब की मौजूदगी में आज का ये पूरा घटनाक्रम घटा है। हमको लग रहा था उनकी पूरी प्लानिंग थी, उनके पास दादर हथियार भी हो सकते हैं, उनके पास बम और बंदूक भी हो सकती है पीछे, क्योंकि पिछले 3 दिन से उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। हम प्रशासन को पिछले 2-3 दिन से आगाह कर रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब की इनकी पूरी हठधर्मिता, जिद्दी स्वभाव के कारण। कोटा संभाग में हजारों युवा मित्रों ने अर्धनग्न होकर रैली निकाली और भजनलाल सरकार से अपने रोजगार लौटाने की मांग की। करीब 2 साल पहले सत्ता में आते ही भजनलाल सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रदेश भर में कार्यरत हजारों युवा मित्रों को हटा दिया था, जिससे उनके घरों में चूल्हे बुझ गए थे।
तब से लेकर अब तक ये 5000 युवा मित्र लगातार रोजगार बहाली की मांग कर रहे हैं। युवा मित्रों का कहना है कि सरकार इतनी तानाशाही पर उतर आई है कि बहाली तो दूर, उनके साथ बातचीत तक नहीं की गई है। इस बेरोजगारी के कारण प्रदेश के युवा मित्र बेहद दुखी हैं और प्रताड़ित है, जिससे वे इस सदमे को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनका दावा है कि अब तक 6 युवा मित्र तनावग्रस्त होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि उनकी कार्यकारिणी ने 7 संभाग स्तरों पर हल्ला बोल रैली के माध्यम से अपनी मांगे रखना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज प्रथम चरण में कोटा संभाग से आए युवा मित्रों ने एकत्रित होकर अर्धनग्न अवस्था में रैली निकाली और संभाग आयुक्त को अपने रोजगार की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। संजय मीना ने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि वे उन्हीं के प्रदेश के युवा हैं जिन्होंने लगभग 2 वर्ष तक सरकार के लिए काम किया था और अब बेरोजगार होने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे उनकी तरफ ध्यान दें और उनका छीना हुआ रोजगार लौटाएं, ताकि वे और उनके परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सके। युवा मित्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्हें राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु ही मांगनी पड़ेगी। कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने का क्या तथ्य है? देखिए, हम राजस्थान के किसान मजदूर के बेटे हैं और हमें इस पिछले शासन में हमें नौकरी मिली थी, लेकिन वर्तमान भजनलाल सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया और आज हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आखिर करे तो करे क्या? हमारे रोजगार को छीनने का काम भजनलाल सरकार की पहली उपलब्धि रही है। आखिर हमारा दोष क्या है? हमारा दोष सिर्फ यह है कि हम पिछले शासन में हम नौकरी लगे थे। हम भजनलाल सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको अगर हमारे पदनाम से दिक्कत थी तो आप हमारे पदनाम को चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने हमारा रोजगार छीना है। आज ये किसान मजदूर के पूरे कोटा संभाग के युवा साथी आज यहाँ कोटा संभागीय आयुक्त मुख्यालय पे ज्ञापन देने आए और सरकार को चेताने आए कि अब कोटा की धरती से हमने ये आगाज किया है और अब पूरे 7 संभाग मुख्यालयों पे हम ये हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में पूरे 5000 युवा मित्र और इनके परिजनों को साथ लेके हम एक बड़ी रणनीति पे काम करेंगे और जरूरत पड़ी तो जयपुर कूच करेंगे। और आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करके सरकार को चेताया है कि हम कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस बीजेपी से परे उठ के राजस्थान के युवा हैं, इनको रोजगार देने का काम करें। आपको मालूम होना चाहिए ये 6 युवा साथी हमारे हैं, इन्होंने आत्महत्या कर ली सिर्फ रोजगार जाने की वजह से। ये कितना बड़ा इसको दबाया गया है सरकार द्वारा, ये कितना बड़ा षड्यंत्र चला गया है राजस्थान के युवाओं को मारने के लिए, लेकिन न पक्ष को चिंता न विपक्ष को चिंता और ये युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम चेतावनी देने आए और हम राज्यपाल से भी आत्मदाह की हम अनुमति चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी होती है। जब सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया तो हम क्या करेंगे जी के? इसलिए हम जीवन से मुक्ति चाहते हैं। भजनलाल जी, या तो हमें मौत दो या हमें रोजगार दो। क्या कुछ मामला है, किस तरीके से हल्ला बोल प्रदर्शन है, उसके बारे में अवगत कराएंगे आप मेरे को? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे हुए थे जो पंचायत समिति के तहत कार्यरत थे और केंद्र में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने में पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य कर रहे थे। और ये वसुंधरा जी के समय भी इस तरीके का भर्ती की गई थी राजस्थान युवा विकास प्रेरक के नाम से, और उनका नाम बदल के राजीव गांधी युवा मित्र किया गया था। तो निरंतर कार्य कर रहे थे, लेकिन नवनिर्वाचित भजनलाल जी की सरकार ने बिना कोई समीक्षा के, सरकार में आते ही बिना कोई कैबिनेट मीटिंग के एक आदेश निकाला, काला आदेश, कि राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाएं समाप्त की जाती है बिना कोई कारण बताए। जबकि कारण बताना चाहिए कि कोई काम में लापरवाह थे या किस तरीके से, सिर्फ एक राजनीतिक दुर्भावना बस राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से। हम भजनलाल जी से कहना चाहते हैं, इन 5000 युवाओं का क्या कसूर था कि आपने इनके, जिस तरीके से आपने इंदिरा रसोई का नाम अन्नपूर्णा योजना कर दिया, इसी तरीके से राजीव गांधी युवा मित्रों का नाम हम अटल प्रेरक कर सकते थे और भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर सकते थे, लेकिन इन युवाओं का रोजगार छीन लिया। इसलिए हम लगातार 2 साल से लगभग हम हो चुका है, हम संघर्ष कर रहे हैं। 72 दिन हमने शहीद स्मारक पर आंदोलन किया। सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि आपको नई भर्ती जो आएगी अटल विकसित राजस्थान युवा मित्र के नाम से आपको लिया जाएगा। उसी तर्ज पे इन्होंने अटल प्रेरक की भर्ती करने जा रहे हैं, लेकिन उस नोटिफिकेशन में साफ तौर कहीं भी ये दिखाई नहीं दे रहा कि युवा मित्रों को उसमें मौका दिया जाएगा। आखिर ये युवा कहाँ जाएगा?
बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, हम मरने को मजबूर हैं। 6 युवा मित्र साथी हमारे शहीद हो गए हैं और मौत के घाट उतर गए, लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम पुनः आंदोलन कर रहे हैं। और हमने ये कोटा की धरती से आगाज किया है हल्ला बोल प्रदर्शन, इसके बाद उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर, अजमेर और भरतपुर, और अंतिम समय में हम जयपुर में मुख्यमंत्री आवास जरूरत पड़ी तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे परिजनों को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। हम हमारे रोजगार को, जो हमारा रोजगार सरकार ने छीना है, तो सरकार को बताना चाहेंगे कि या तो हमें मौत दीजिए या हमारा रोजगार दीजिए। हम राज्यपाल से भी इच्छा मृत्यु मांगने के लिए जाएंगे कि हमें जी के क्या करेंगे, आपने हमारा रोजगार छीन लिया, हम रुकने वाले नहीं है, हमें हमारा रोजगार चाहिए। और पक्ष विपक्ष तमाम राजनीतिक दलों से मांग करना चाहता हूं कि इन युवाओं की तरफ आप ध्यान दीजिए, इन 5000 युवाओं का रोजगार दिलाने का काम कीजिए, वरना आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन जयपुर की धरती पर होगा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम संजय मीणा, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान। जोधपुर ग्रामीण एसीबी टीम ने जैसलमेर के नाचना में बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर डिस्कॉम के कनिष्ठ अभियंता रावल सिंह और एक निजी व्यक्ति रूपाराम को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के अनुसार परिवादी से ट्यूबवेल पर नया विद्युत कनेक्शन करने और उसका एस्टीमेट बनाने की एवज में ये दोनों 40,000 रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। एसीबी चौकी विशेष इकाई जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में निरीक्षक पुलिस पदमपाल सिंह ने इस ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम फिलहाल मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन से जांच कर रही है। 1.5 माह पहले 90,000 रुपए की लूट और मारपीट के मामले में फरार चल रहे कुख्यात बदमाश और लल्लू शूटर गैंग के सक्रिय सदस्य सुरेंद्र उर्फ बबला गुर्जर को पुलिस ने बीती रात करौली जिले के बीहड़ क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर एसपी ने इस आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि सुरेंद्र की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम ने लगातार सुरागों पर काम करते हुए करौली जिले के मुठगुर्जा क्षेत्र के बिहड़ों में दबिश दी और आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। दरअसल यह घटना 23 मई की रात की है। गांव चिखरू निवासी रिकेश पुत्र दीवान सिंह जाटव 90,000 लेकर भैंस खरीदने के लिए चामंडपुरा जा रहा था। रास्ते में अड्डा गांव के पास सुरेंद्र उर्फ बबला, उसके पिता दीपचंद और भाई धीरज ने उसे घेर लिया। आरोपियों ने रिकेश के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की और उसके पास रखी सारी नकद लूट ली। पीड़ित की शिकायत पर बयाना सदर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेंद्र पर पहले से ही आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। एसपी भरत कुमार के निर्देश पर गठित टीम में एएसपी हरिराम कुमावत के साथ कांस्टेबल चालक मुकुट गुर्जर, मानवेंद्र सिंह और मधुवन सिंह ने इस कार्रवाई में विशेष भूमिका निभाई। पुलिस अब आरोपी सुरेंद्र से गहन पूछताछ कर रही है ताकि उसके और अन्य साथियों और गिरोह की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भरतपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने संतों महात्माओं का सम्मान किया और मंदिरों में दर्शन कर प्रवेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री शर्मा अपनी पत्नी के साथ सेवर स्थित लुधावई के बड़ा हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन कर आम जन की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गुरु वंदन कार्यक्रम के तहत उन्होंने बड़ा हनुमान मंदिर के महंत रामदास महाराज का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने महंत रामदास को सम्मान राशि, श्रीफल, शॉल, मिठाई और गुरुवंदन संदेश भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान शर्मा ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले कई वर्षों से गुरु पूर्णिमा पर पुछरी का लोटा पहुंचकर गुरुओं और साधुओं का आशीर्वाद लेते आ रहे हैं। उन्हीं के निर्देशों पर इस दिन संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा हनुमान मंदिर परिसर के पास जन सुनवाई की। उन्होंने आम जन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, विधायक जगत सिंह, बहादुर सिंह कोहली, डॉक्टर शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण मौजूद रहे। भरतपुर पहुंचने पर एमएसजे कॉलेज मैदान में बने हेलीपैड पर
संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी, पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर कंवर चौधरी, पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा, आयुक्त बीडीए कनिष्क कटारिया सहित प्रशासनिक अधिकारियों और जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा सहित जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा जवाहर नगर स्थित अपने पैतृक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने माता पिता से मिलकर आशीर्वाद लिया। उदयपुर जिले की घासा तहसील के खाम की मादड़ी गांव के ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि गांव में आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार खनन माफिया द्वारा लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारियों को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन की जद में मेगा हाईवे की जमीन भी आ गई है। स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनवाई न होने से निराश ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाने का फैसला किया। ग्रामीणों ने बताया कि उनकी जान माल को खतरा हो गया है और वे इस अवैध गतिविधि को तुरंत रोकने की मांग करते हैं। देवी सिंह राव, खाम की मादड़ी, ग्राम पंचायत रखियावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर। हम सब ग्रामवासी यहाँ पे कलेक्ट्री में आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए कि हमारे गांव में आबादी से 100-125 मीटर दूर एक अवैध माइंस के तरीके से चल रही है। पास में 50 फीट दूर माइंस के एरिया से एक टेम्पल है, बीच में से मेगा हाईवे निकला हुआ है और मेगा हाईवे के 5 फीट भी नहीं छोड़ा है और उसका वो माइनिंग जो खान वाला है वो अवैध ब्लास्ट कर रहा है और ब्लास्ट करके भी 100 फीट के खड्डे कर दिए हैं और मेगा हाईवे उसको भी उन्होंने छोड़ा नहीं है और वहाँ पे आरक्षित भूमि है उसके ऊपर भी उसने अवैध खनन कर दिया और 100 फीट के खड्डे कर दिए हैं। पास में हमारे ग्रामवासियों के किसानों के खेत है, पे बहन बेटियां खेत में काम करती है और आवारा लोग आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे गाली गलौज करते हैं और उनके साथ में छेड़खानी जैसी हरकत करते हैं। ये बर्दाश्त नहीं है और बिल्कुल आबादी के पास में है और वो मनमानी ढंग से हमारे को चेतावनी देता है कि हम तो ब्लास्ट करेंगे, हम तो। और कल एक माइनिंग का अधिकारी आया था तो उसके सामने भी हमारे को उसने ऐसी बातें बोली कि आपके जो करना हो वो कर लो और ये हमारा काम नहीं है, ये राजस्व वाले का काम है और पैसे खा पी के चले जाते हैं और माइनिंग वाले एक नंबर के चोटे हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं और हम कम से कम 15 से 20 बार यहाँ आ गए हैं तो भी हमारा ये मांगे पूरी। ये गांव की लगभग 4 से 4.25 हज़ार आबादी है और सभी जाति के लोग रहते हैं और स्वर्ण जाति के ज़्यादा रहते हैं। हम राव राजपूत हैं तो वहाँ पे बहन बेटियों के साथ में भी वो ऐसी हरकतें करते हैं और आवारा आते हैं। इसलिए अवैध माइंस है और लीज नहीं होनी यह चाहिए थी, पर इन्होंने माइनिंग वालों ने पैसे खा खुआ के अवैध माइंस की लीज दे दी है उनको और हम गांव वाले सभी परेशान हैं। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म की रिलीज से पहले हमने दिवंगत कन्हैयालाल टेलर की पत्नी यशोदा और छोटे बेटे तरुण से बात की, जिन्होंने फिल्म को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। कन्हैयालाल के छोटे बेटे तरुण ने बताया कि फिल्म का विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन यह फिल्म किसी विशेष समुदाय या समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह आतंकवाद का असली चेहरा दिखाएगी। वहीं कन्हैयालाल की पत्नी यशोदा ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद ही उन्हें बहुत दुख हुआ और वे रो पड़ी। उन्होंने अपने बेटे से कह दिया कि वह यह फिल्म नहीं देख पाएगी। मामले में न्याय मिलने में हो रही देरी पर यशोदा ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि घटना के बाद कई राजनेता आए थे, जिन्होंने 6 महीने में फैसले आने की बात कही थी,
लेकिन अब 3 साल हो चुके हैं और 150 गवाहों में से 6 से 7 गवाहों की ही पेशी हो पाई है। उन्हें लगता है कि यह मामला और लंबा खींचता चला जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद जताई है कि फिल्म बनने से न्यायिक प्रक्रिया में कुछ सहयोग मिल सकता है। 3 साल हो चुके हैं, अब मूवी आ रही है, क्या कहेंगे? 3 साल से हमको देखो ये मूवी देख के हम उनको शांति मिलेगी। इन परिवार के साथ 3 साल कैसे निकला, कैसे बीता, वो उनको पता चलेगा। तो अब हमको ऐसा लग रहा मूवी के जरिए से हमको न्याय मिल जाएगा, यही चाह रहे हम। तो कैसे निकले 3 साल आपके? 3 साल तो हम देखो जैसे इसके पापा के साथ रहते वैसे हंसी खुशी से हमारे वो आज ऐसा लग रहा 3 साल से हमको 300 साल गुजर गए, वो वैसा लग रहा हमारे साथ। कोई चीज़ मनाने की इच्छा नहीं होती। कोई बच्चे को बोलते हो आप तेरा बर्थडे आ गया कुछ मनाए तो कि नहीं पापा है ही नहीं, तो हमको मनाने की इच्छा नहीं होती, ऐसे बोलते। सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर हुई है, हाई कोर्ट में चले गए फिल्म की रोक के लिए। अब देखो ये क्या चाह रहे, हम तो देख रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी ये न्याय मिल जाए। तो हम ये लग रहा कि हमको क्या पता ये क्या करना चाह रहे हैं हमारे साथ। ये तरुण मूवी आ रही है उदयपुर फाइल्स, क्या कहेंगे, कैसी मूवी? सर हमने मतलब ये जो मूवी बनाई है इसमें मतलब कुल मिला के हमने इस पूरे इंडिया में भारत में ये आतंकवादियों के कितने कनेक्शन हैं और क्या क्या लिंक है और ये किस हद से गुजर के क्या क्या कर सकते हैं, ये इसके सच्चे सामने लाने के लिए इस मूवी का हमने प्रमोशन किया है। और इस मूवी में हमने यही बताने की कोशिश की है जैसे कि अभी मेरे पापा के साथ इंसिडेंट हुआ था 28 जून 2022 को। मतलब जिहादी लोग इतने गिर गए हैं कि मतलब मैं मेन मार्केट में मेरे पिताजी के साथ आके ऐसे हत्या कर सकते हैं। तो इसके बावजूद तो फिर पहलगांव वाला भी अटैक हुआ था, इसमें भी लोग बाग मतलब वो मरे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदू आज के टाइम में कहीं पर भी सेफ नहीं है। इसलिए हम खाली मूवी से यही दृश्य दिखाना चाहते हैं कि मतलब इन आतंकवादियों को मतलब कुल मिला के इंडिया में ना तो प्रवेश देना चाहिए और कनेक्शन इनके कहाँ से कनेक्शन है उसको एक तो निकालना चाहिए। और एक इस मूवी से मतलब हमारा मूवी को लाने का मेन मोटिव भी ये है कि इस मूवी का हमने जिस समय अमित जी प्रोड्यूसर जी जब हमसे परमिशन लेने आए थे तब भी उन्होंने भी हमसे यही बात की थी कि हम इस पिक्चर के दौरान 100 करोड़ पैसा नहीं कमाना चाहते, हम इस मूवी के दौरान 100 करोड़ हिंदुओं को जगाना चाहते। तो यही बात हमको उनकी अच्छी लगी थी, इसलिए हमने इस परमिशन मतलब पिक्चर मूवी बनाने की परमिशन दी थी कि इससे 100 करोड़ हिंदू लोग जागेंगे। और उस कारण से हमको शायद क्या पता पापा से मतलब पापा के मुजरिम हमको न्याय मिलने में जल्द आसानी होवे, क्योंकि 3 साल होना है। और जिस समय में पापा के साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उस समय कई पॉलिटिशियन आए थे, उन्होंने हमसे यही वादा किया था कि आपके केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लेके 6 महीने में उनको सज़ा दी जाएगी और वो भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। पर आज के दिन में 3 साल होने आए और अभी तक उनको ना तो सज़ा मिली है और तो 9 जने जो आरोपी पकड़ाए गए थे जिसमें 2 पाकिस्तानी भी थे, टोटल 11 थे। पर जो 9 जने पकड़ाए गए उसमें से भी 2 जनों को छोड़ दिया गया और 7 जने आज भी जेल में है। और हमको इस बात का डर है कि इस केस को ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा तो यूँ ना हो कि धीरे धीरे करके सब जने भी छूट जाए। और हम यही न्यायिक प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में लिया जाए और इन मुजरिमों को सज़ा मिली जाए। हाई कोर्ट में भी याचिका लगी है, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। हाँ सर, ये याचिका मतलब कुल मिला के इन समुदाय वालों को यूँ लगता है कि हमने किसी के धर्म समुदाय को टारगेट रख के ये मूवी बनाई है। पर हम आज भी यही कहना चाहते हैं कि हमने इस मूवी में किसी भी धर्म समुदाय को कोई प्रकार की ठेस नहीं पहुंचाई है। और इस मूवी के दौरान हम खाली यही बताना चाहते हैं कि मतलब भारत का आतंकवादियों के साथ कितना कनेक्शन है और कैसे बैठे बैठे लोग बाग ये इतने बड़े बड़े कांड करा सकते हैं। जादू टोने के माध्यम से रुपए 2 गुना करने के लालच देकर एक महिला से लाखों रुपए के जेवर ठगने के मामले में उदयपुर की वल्लभनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल इस मामले में शामिल महिला की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार पीड़िता गीता डांगी ने थाने में दी अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीब 1 महीने पहले एक महिला और एक पुरुष फेरी मांगने के बहाने मोटरसाइकिल से उसके घर आए थे। उस महिला ने अपना नाम लीला बताया था। गीता ने उन्हें धान, आटा और एक साड़ी दी। इसके बाद लीला ने गीता से 20,000 रुपये मांगे
और बदले में लाखों रुपए लौटाने का झांसा दिया। लीला की बातों में आकर गीता अपने घर से 3 तोला सोने का बाजूबंद, सोने का नेकलेस और 300 ग्राम चांदी का कंदोरा लेकर वल्लभ नगर गई। वहां आरोपी महिला ने गीता से ये सभी जेवरात और उसका मोबाइल फोन ले लिया। उसने गीता को 1 घंटे में जेवरात 2 गुना करने का झांसा दिया और फिर वहां से फरार हो गई। गीता डांगी की शिकायत पर वल्लभ नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस ठगी की मुख्य आरोपी लीला नाम की महिला अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार महिला को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।